बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग के दौरान कई मौके ऐसे भी आते कि हमें पथरीली संगलाख ज़मीन पर सोना पड़ता। ये तो फिर भी आरामदेह मचान थी। मेरे बारक्स शीतल जागती रही। एक तो मचान पर लेटने का उसका पहला मौका था और दूसरा बदकिस्मती से वो सिर्फ पैंट शर्ट में मलबूस थी और ये लिबास सर्दी रोकने के लिए नाकाफी था। यूं भी सर्दियों की तवील रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है, लेकिन जिस वक्त सर्दी से बचने का इंतजाम भी ना हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। रात के 9-10 बजे होंगे जब शीतल के कपकपाने की आवाज़ सुनकर मैं जाग गया। क्या हुआ? मैंने करवट बदलकर उससे पूछा। सर्दी लग रही है, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। उधर से कोई कोट या स्वेटर वगैरह पहन लिया होता ना, मैंने उससे झिड़कते हुए कहा। तुझे पता भी था कि सर्दी का मौसम है। मैं जादूगर नहीं हूँ, आप ही बता देते। मेरा तो इस किस्म के हालात से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसके अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। अच्छा ये पहन लो। मैं अपने चमड़े की जैकेट उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। आप क्या पहनेंगे? वो आहिस्ता से बोली। मैं एक लम्हा रुक कर बोला, मुझे सर्दी नहीं लगती, और उसने मुझसे जैकेट लेकर पहन ली। जैकेट उतारते ही मुझे सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन यह सर्दी जितनी ज्यादा भी होती कारगिल से कई गुना कम थी। मुझ पर इस सर्दी का सिर्फ इतना असर होना था कि मैं सो नहीं सकता था। दरख्त की घनी शाखों ने भी सर्दी के खिलाफ अच्छी खासी आड़ मुहैया की हुई थी। हम दोनों के दरमियान थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर इस खामोशी को शीतल ने ही तोड़ा। जान, एक बात पूछूं? पूछो। आपने शादी अपनी पसंद से की थी या वालिदैन की मर्जी से? जैकेट लेने के बाद कुदरती तौर पर वो मुझे तुमसे आप पुकारने लगी थी। पसंद से की थी, मैं मुख्तसरन बोला। वैसे वालिदैन की भी यही मर्जी थी। रिश्तेदार है? हाँ, चचा की बेटी है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? शीतल अजीब मायूसी भरे लहजे में बोली। पता नहीं, लेकिन बात तो पसंद की होती है ना। मुझे वो दुनिया की हर औरत से ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है। बहुत खुशकिस्मत है, शीतल रश्क भरे लहजे में बोली। ये भी पता नहीं कि खुशकिस्मत वो है या मैं। हाँ, सही कह रहे हो, अपने अपने नुक्ता नज़र की बात है। मैं जवाबन खामोश रहा। शीतल ने बेखबरी में मेरी सोचों के धारे को मेरे प्यारों की जानिब मोड़ दिया था। सादिया की मनमोहनी सूरत मेरे तस्वुर में दर आई। शीतल बिलाशुबा लाखों में एक थी। इस जैसी लड़की इससे पहले मेरी नज़रों से नहीं गुजरी थी, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में सिवाय हमदर्दी के और कोई एहसास नहीं जागा था। वक्ती फ्लर्ट का मैं यूं भी कायल नहीं था। औरत हमेशा हर रूप में मेरे लिए काबिल एहतराम रही है, और इसमें मेरी खानदानी शराफत के साथ साथ गंडापुरों की अजली खूब भी शामिल थी। गंडापुर कौम अपनी दुश्मन के लिए जितनी भी खूनखार है, इतनी ही दुश्मन की औरतों के लिए नरम खू और रहम दिल। कोई गंडापुर कभी भी दुश्मन की औरत पर हाथ उठाना गवारा नहीं करता। अलबत्ता ये और बात है कि गलत फहमी में कोई औरत मारी जाए। शीतल अगर सादिया से पहले मेरी जिंदगी में आई होती तो मैं शायद उसके सहर अंगेज हुस्न से ना बच पाता, लेकिन अब उसकी या मेरी बदकिस्मती कि मैं पहले से ही किसी की जुल्फ का असीर था। चुप क्यों हो गए हो? वो मुझे खामोश पाकर बोली। हाँ, कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। दासी अर्ज कर रही है कि चुप क्यों हो गए हो? मुझे गड़बड़ाते देखकर वो हल्के से मुस्कुराई। मुझे कोई याद आ गया था। कौन? उसने पूछा। माँ, बाप, बीवी, बेटा कोई एक हो तो बताऊं। जान, मुझे अपने घर वालों के बारे में कुछ बताओ ना। अपने गाँव, अपने शहर और ख़ासकर अपने बारे। वो इश्तियाक भरे लहजे में बोली, और मैं बेसाख्ता इसे अपने और सादिया के बारे में बताने लगा। उसके साथ गुजरे लम्हात, फिर अपने दनान की बातें, अम्मी अब्बू और भाइयों की बातें, चौधरी अनवर अली और उसके बेटों से लड़ाई की वजूहात, फौज में भर्ती और ट्रेनिंग के किस्से, और आखिर में अपने भगोड़ा होने की वजूहात और रास्ते की मुश्किलात। यहाँ तक कि अपनी बात मैंने शीतल की मुलाकात पर ख़त्म की। इंडिया वारद होने के बाद शीतल वाहद हस्ती थी जिससे मैंने अपने तमाम हालात बामशमूल घरेलू परेशानियों के बयान किए थे। वो सहर ज़दा सी लेटी मेरी बातों को गौर से सुनती रही। दरमियान में उसने मुझे किसी जगह पर टोकने की कोशिश न की। मेरी बात ख़त्म होते ही वो बोली। जान, तुमने तो हकीकतन हंगामों से लबरेज जीवन गुजारा है। तेरे मुकाबले में मेरी कहानी तो बहुत मुख्तसर है। मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई। पैदाइश के चंद माह बाद ही माता फौत हो गईं। पिताजी ने उसके बाद दूसरी शादी करने की ज़रूरत महसूस न की। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम काफ़ी लड़कों ने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की,
लेकिन मेरे रवैये से उनको मुंह की खानी पड़ी। अनिल भी उनमें से एक था। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आए जिनकी बाबत मैं आपको कुछ बता सकूं। हाँ, सेठों की ज़िंदगी में क्या नशेबो फराज होंगे, मैं आहिस्ता से बोला। उनकी ज़िंदगी में तो सिर्फ फराज ही फराज होते हैं। तुझे सेठों से बड़ी नफरत है? नहीं, मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला। ये तो मैंने हकीकत बयान की है। अच्छा छोड़ो इस फजूल बहस को, कोई और बात करो। अपने मुतल्लिक सब कुछ तो बता चुका हूँ, और क्या बात करूँ? ये बातें तो सबको पता होंगी। मुझे तो आप अपनी ज़िंदगी के खुफिया गोशों के मुतल्लिक बताएं, खुसूसन अपने मुआशकों के मुतल्लिक। मुआशके? मेरा दामन इन खराफात से पाक है बीबी। मैंने सिर्फ सादिया के साथ मोहब्बत की है। वो मेरे बचपन से लेकर अब तक की पसंद है। मैं कैसी लगती हूँ? वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उसकी शरारती मुस्कुराहट में मौजूद संजीदगी मुझसे ना छुप सकी। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन इसे टालने की खातिर मैं बोला, शीतल मेरी एक बात याद रखना, अच्छा या बुरा लगने का दारोमदार हमेशा खूबसूरती या बदसूरती पर मुनहसर नहीं। इसी तरह किसी से मोहब्बत हो जाने में भी सूरत का कोई अमल दखल नहीं होता। लैला के मुतल्लिक तूने पढ़ा होगा कि वो आम शक्ल की काली रंगत की लड़की थी, लेकिन मजनू के नज़दीक वो पूरी दुनिया से प्यारी और दिलकश थी। इससे साबित होता है कि मोहब्बत एक गैर इख्तियारी जज्बा है। वो किसी के लिए भी, किसी के दिल में भी, किसी भी वक्त पैदा हो सकता है, लेकिन इसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो वक्ती पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं और बाद में सारी उम्र अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी के इस फैसले पर पछताते रहते हैं। मेरे अपने मुशाहदे में कई ऐसे जोड़े मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर और ख़ानदान वालों की मुखालफत मोल लेकर शादी की, लेकिन चंद महीने भी इकट्ठे ना रह सके और एक दूसरे से कुताकर उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। मैं भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बात ख़त्म होते ही वो मुंह बनाकर बोली, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जिंदगी की पुरपेच राहों पर मिलने वाले इस अजनबी की तरह जिसने अगले दुराहे पर आपसे जुदा हो जाना हो, मैं तल्ख हकीकत बयान करते हुए बोला। जवाबन वो खामोश रही। शायद उसको अपने गुमान के खिलाफ सुनने को मिली थी, लेकिन मैं इसे खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 3 या 4 बज रहे थे। ये अंदाज़ा मैंने सितारों को देखकर लगाया था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें मशहूर सितारों और झुमकों से रोशनास कराया गया था, जिसकी बदौलत सिमत का बरकरार रखना और टाइम का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए आसान हो गया था। सितारा शनासी या इल्म फल्कियात एक बहुत बड़ा इल्म है। माहिरीन फल्कियात तो आसमान पर मौजूद एक एक सितारे से वाकिफ होते हैं, लेकिन अगर आम आदमी भी कोशिश करे तो सितारों के मुतल्लिक इतना इल्म आसानी से हासिल कर सकता है जिससे सिमत की पहचान या टाइम का अंदाज़ा कर सके। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से सितारे हमें हरकत करते नजर आते हैं। सितारे भी मशरक से तलू और मगरिब में गरूब होते हैं, और जो सितारे सरे शाम मशरकी उफक पर नजर आए, रात के 3-4 बजे वो मगरबी उफक के नज़दीक डूबते नजर आते हैं। उस वक्त भी मैंने ओरीन नामी झुमके और आसमानी दुनिया के सबसे रोशन सितारे साइरिस के जरिए टाइम का अंदाज़ा लगाया था, जो उस वक्त जनूब मगरब में गरूब होने को थे। सर्दी अपने जोबन पर थी। जंगली जानवरों की आवाज़ों का मिला जुला शोर मेरी समातों में गूंज रहा था। सबसे ज़्यादा शोर गीदड़ों ने मचाया हुआ था, जो एक गिरोह की सूरत में अपनी भयानक आवाज़ में चला रहे थे। मैंने सोने की कोशिश की, जो नाकाम रही, और मेरा जहन मुस्तकबिल के मुतल्लिक लाहे अमल तय करने में मसरूफ़ हो गया, और बाकी का टाइम मैं ऐसी उधेड़ बुन में मसरूफ़ रहा। सहर नमूदार होते ही मैं उठ बैठा। शीतल हल्की गनूदगी में थी। मेरी जैकेट पहनकर वो काफ़ी हद तक सर्दी से बच गई थी। मैं बगैर शोर किए आहिस्ता से नीचे उतरा और इसी दरख्त के साथ हल्के हल्के दौड़कर अपने जिस्म को गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। उसकी आंख गालबन परिंदों के शोर से खुली थी। मिस्टर जान, तुम कहाँ हो? यहीं पर हूँ। तुम भी नीचे आ जाओ ताकि चलें। मैं गिर जाऊंगी। मैं नीचे हूँ, कैच कर लूँगा। मैं मज़ाही अंदाज में बोला। नहीं, तुम ऊपर आ जाओ, वो हर धर्मी से बोली। मजबूरन मुझे दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। मेरा सहारा पाकर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आई। चलें? उसके नीचे उतरते ही मैंने उससे पूछा, कहाँ? कहाँ का क्या मतलब? क्या तुम्हारा इरादा यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारने का है? हाँ, वो गहरी सांस लेते हुए बोली। मेरा मन तो चाह रहा है कि अपना तमाम जीवन यहीं बिता दूं। ठीक है, तुम यहीं रहो,
मैं तो चला। ये कहते ही मैंने अपनी मतलूबा सिमत कदम बढ़ाए। वाह, मैं ये कब कह रही थी कि मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। वो मेरे साथ कदम मिलाते हुए बोली। तो ठीक है ना, जिसके साथ रहना है इसे बुला लो, मैंने दरमियानी रफ्तार से चलते हुए कहा। यही तो दुख है, वो मायूसी से बोली कि वो अच्छी तरह जानते हुए भी अनजान बनता है। शीतल, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक हम किस जगह पर हैं? मैं इसकी बातों से अनजान बनते हुए बोला। कुछ कह नहीं सकती, मैं दिल्ली से बहुत कम बाहर निकली हूँ। हम थोड़ा सा आगे गए होंगे कि एक झाड़ी के नीचे मुझे खरगोश बैठा नजर आया। श्श, मैंने होंठों पर उंगली रखकर शीतल को खामोश कराया और जैकेट की जेब से छोटा पिस्तौल निकालकर निशाना लेते हुए खरगोश पर फायर दाग दिया। खरगोश उछलकर अपनी जगह पर गिरा और फड़कने लगा। मैंने जल्दी से पिंडली के साथ बंधा हुआ खंजर निकाला और भागकर खरगोश के नजदीक पहुंचा और इससे पहले कि उसकी सांसें पूरी होती उसके गले पर खंजर फेर दिया। ये काम मैं क्लैशनकोफ या ब्रीटा पिस्तौल के जरिए भी कर सकता था, मगर उसके दो नुकसान थे। एक कि फायर की आवाज दूर तक सुनाई देती, दूसरा कि खरगोश का बहुत सा गोश्त खराब हो जाता। इसके बरक्स नीलम के पिस्तौल के फायर की आवाज बहुत हल्की थी और गोली भी छोटी थी। अगले चंद मिनट में मैं उसकी खाल उतार रहा था। शीतल पहले तो हैरानी से मुझे ये सब कुछ करता देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरे करीब आकर बोली, क्या कर रहे हो और इस मासूम को क्यों हलाक कर दिया है? तुम देखती जाओ। मैंने खरगोश का गोश्त अलाइशों से पाक करके एक नजदीकी झाड़ी पर रखते हुए कहा और उठकर अपने दाएं बाएं मौजूद खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। जल्द ही सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा अंबार इकट्ठा करके मैंने लाइटर से आग सुलगाई और खरगोश को लंबे फल वाले खंजर में परोकर आग पर भूनने लगा। ये लाइटर मुझे उनके बावर्ची की जेब से मिला था, जो मुफीद ख्याल करते हुए मैंने रख लिया था। ये आप खाएंगे क्या? वो आग पर हाथ तापते हुए बोली। तो और क्या, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं गोश्त की इश्तिहा अंगेज खुशबू अपने अंदर समोता हुआ बोला। मैंने तो ये नहीं खाना, वो नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली। चाहे मैं भूख से मारी क्यों ना जाऊं, तो मिन्नत किसने की है? मैं खरगोश को आग पर उलट पलट करते हुए बोला। जल्द ही खरगोश भुनकर तैयार हो गया। आ जाओ, मैंने खरगोश की भुनी हुई रान से जोर आजमाई करते हुए कहा, वरना बाद में पछताती रहोगी। तूने कल से कुछ नहीं खाया और अभी पता नहीं मजीद कब तक खाने के लिए कुछ ना मिले। नहीं, वो सर को दाएं बाएं हरकत देते हुए बोली। मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं खाया। हमारे धर्म में मांस यानी गोश्त खाना मना है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो धर्म की तालीमात को पशे पुश डालना पड़ेगा। वैसे भी मांसखोरी से मना करने वाले आपके बड़े बड़े पुजारी खुद छुपकर उससे लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। वो अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली, कहीं इसे खाकर मुझे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होता। उसके इनकार में दरार पड़ती देखकर मैंने भुनी हुई रान उसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा, ये खाकर देखो, अगर अच्छी ना लगे तो ना खाना। नहीं, इसने एक मर्तबा फिर कमजोर सा एहतजाज किया। तुम खाकर तो देखो, मैंने इसरार करते हुए कहा और इस मर्तबा उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर भुनी हुई रान मेरे हाथ से ले ली और आहिस्ता आहिस्ता इसे मुंह के करीब ले जाकर अपने अगले दांतों से छोटी सी बोटी लेकर करहतमेज अंदाज में इसे चबाने लगी। भुने हुए गोश्त के लजीज जायके ने ज्यादा देर तक उसका ये अंदाज बरकरार न रहने दिया। जल्द ही वो पुरशौक अंदाज में रान को जुड़ गई और थोड़ी ही देर में रान को साफ करके मजीद गोश्त की तलब में मेरी जानिब देखने लगी। मैंने भी उसे शर्मिंदा किए बगैर गोश्त का एक और टुकड़ा उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मजेदार है ना, लो ये भी खाओ। और उसने इस बात में सर हिलाकर वो टुकड़ा भी पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ही हम पूरा खरगोश चट कर गए थे। मैंने ज्यादातर गोश्त शीतल को खिलाने पर इक्तफा किया क्योंकि वो कल से भूखी थी और इसके बाद भी नामालूम कब कोई चीज खाने को मिलती। चलें, मैं खंजर को साफ करके अपनी जगह पर रखता हुआ बोला। चलो, वो मेरे साथ खड़े होते हुए बोली, अब पानी ढूंढते हैं। वो भी मिल जाएगा, मैंने एक मुतय्यन सिमत में कदम बढ़ाते हुए कहा। इतने जरखेज जंगल में कोई नदी, तालाब या नाला वगैरह जरूर होगा। फरलांग भर चलने के बाद मेरी बात की तस्दीक हो गई जब हम अचानक दरख्तों के झुंड से एक बहती नदी पर जा निकले। नदी का पानी नहायत ही शफाफ था, लेकिन मिकदार में बहुत कम था। अलबत्ता गर्मियों में ये नदी जरूर अपने जोबन पर होती होगी। हमने पानी पिया, वो ठंडा मीठा पानी था। अल्हम्दुलिल्लाह, खूब जी भर के पानी पीकर मैंने पुरजोर आवाज में अपने मालिक का शुक्र अदा किया। सर्दियों का सूरज
पुरलुत्फ तमाज़त के साथ अपने सफ़र पर रवाना हो चुका था। हम दोनों नदी के बहाव के रुख चल पड़े। शीतल की वजह से मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता रखी थी। थोड़ी देर चलने के बाद ही शीतल ने यह कहकर जैकेट उतार कर मेरे हवाले कर दी कि इसे पहनकर मुझसे चला नहीं जाता। मैंने भी जैकेट उसके हाथ से लेकर बगैर कोई बात किए अपने पहन ली। जंगल काफ़ी घना था। मुझे उम्मीद थी कि नदी के किनारे हमें कोई आबादी ज़रूर मिल जाती। अचानक ही जंगल फायर की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने शीतल को बाजू से पकड़ा और जल्दी से एक झाड़ी की आड़ में दुबक गया। जैकेट के नीचे लटकती क्लैशनकोफ चंद सेकंड में ही मेरे हाथ में मुंतकिल हो चुकी थी। ये कौन है? शीतल हकलाते हुए बोली। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। दौड़ते हुए घोड़ों की टापें हमें बआसानी सुनाई दे रही थीं। इसी लम्हे एक पैदल भागता हुआ शख्स दरख्तों के झुंड से नमूदार हुआ। उसका रुख हमारी जानिब ही था, मगर हमारे करीब पहुंचने से पहले ही वो एक झाड़ी से उलझकर गिर पड़ा और फिर उठ ना सका। चंद लम्हे बाद ही घोड़सवार इसी रास्ते पर नमूदार हुए। वो तादाद में 6 थे और तमाम के तमाम हथियारों से मुसल्लह थे। वो शख्स चूंकि रास्ते में गिरा था, इसलिए उनकी निगाह से ओझल न रह सका और तमाम उसके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। हमारी सिमत मौजूद सवार इतना नज़दीक था कि मैं हाथ बढ़ाकर उसके घोड़े को छू सकता था, लेकिन तमाम की नज़रें चूंकि गिरे हुए शख्स पर मरकूज थीं, इसलिए हम उनसे छुपे रह गए। मैंने शीतल को इशारे से बताया कि वो इस झाड़ी से मुल्हिका झाड़ी की तरफ खिसके ताकि हम उनसे दूर हो सकें। पराए फड्डे में अपनी टांग अड़ाने का वैसे भी मुझे शौक नहीं था। शीतल मेरा इशारा समझ गई और सर हिलाते हुए अपनी जगह से रेंगने के अंदाज में दूसरी झाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तुझे कहा था ना ठाकुर रंजीत सिंह, मुझे एक घोड़सवार की गरजदार आवाज़ सुनाई दी कि तू बलवंत से नहीं बच सकता। देख ले, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। मगर गिरे हुए शख्स ने इसे जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो अपना सर दोनों बाजुओं के दरमियान ज़मीन पर टेके पड़ा रहा। बोलने वाला छलांग लगाकर घोड़े से उतरा और अकड़कर चलता हुआ नीचे गिरे हुए शख्स के करीब पहुंचा। दूसरे लम्हे फुटबॉल को किक मारने के अंदाज में 2 ठोकरें उस शख्स को रसीद की और चीखता हुआ बोला, उठ जा ठाकुर और अपनी पुलिस को बुला। मैं देखता हूँ तुझे कुत्ते की मौत मरने से कौन बचाता है। ठोकरें खाकर गिरा हुआ शख्स, जिसे घोड़सवार ठाकुर रंजीत सिंह कहकर पुकार रहा था, तड़प कर उठ बैठा। उसकी सांसें अभी तक हमवार नहीं हुई थीं। शायद वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया था। वो ढलती हुई उम्र का एक कमज़ोर सा शख्स था। उसके चेहरे पर मुझे अजीब किस्म की लाचारी और बेबसी नजर आई। नामालूम वो किस किस्म का ठाकुर था। उसके लिबास और अंदाज हर 2 तरफ से वो आम सा शख्स नजर आता। शायद अपने लिबास की वजह से वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था। बलवंत, वो हाँफता हुआ बोला, एक कमज़ोर नहत्ते आदमी को मारकर तू सिर्फ अपने पापों में ही इजाफा करेगा। और जहां तक तेरे गुस्से का ताल्लुक है, मैं अब भी वाहे गुरु की सौ खाकर कहता हूं कि रामपुरा का बच्चा बच्चा तेरे खिलाफ गवाही देगा। तू हथियारा है, तू पापी। और बलवंत की ठोकर खाकर बगैर अपनी बात पूरी किए वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने भी पूरे रामपुरा को आग न लगा दी तो मेरा नाम भी बलवंत नहीं। ये तेरी भूल है बलवंत। ठाकुर रंजीत सिंह का लहजा पुरएतमाद था। तू सिर्फ नाहतों और कमजोरों पर हाथ उठाना मर्दानगी समझता है, पराई बेटियों को रुस्वा करने को बहादुरी समझता है। तू मान या ना मान, मेरे नजदीक तू सिर्फ हिजड़ा है, हिजड़ा। ठाकुर की बात सुनकर बलवंत ने गुस्से से पागल होकर ठाकुर पर ठोकरों की बारिश कर दी। तू भौंकता है कुत्ते, वो इसे मारने के साथ साथ जोर जोर से कहे जा रहा था। जा किसी माई के लाल को पकड़ कर ले आ जो बलवंत का मुकाबला खाली हाथ कर सके। जा ले आ किसी सूरमा को। ठाकुर कोशिश के बावजूद उसकी ठोकरों से बच नहीं पा रहा था। शीतल खिसकती हुई मुझसे 15-20 गज दूर पहुंच गई थी और इशारे से मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मेरा जहन उस वक्त कहीं और पहुंचा हुआ था। बलवंत के ललकारे और ठाकुर की सिसकियां मेरे पाँव की बेड़ियां बन गई थीं। गुस्से की शिद्दत से मेरी कनपटियां चटकने लगीं। बलवंत और ठाकुर का मुकम्मल मामला तो मेरी समझ में ना आ सका, लेकिन इतना मैं समझ गया था कि ठाकुर मजलूम और हक पर था और उसके बरक्स बलवंत बदी का नुमाइंदा था। बलवंत समेत उसके 6 साथियों के हाथों में पुराने जमाने की सिंगल शॉट राइफलें थीं जो हर फायर के लिए कॉक करनी पड़ती थीं, जबकि मैं एक जदीद क्लैशनकोफ से मुसल्ला था। इसके बावजूद
उनको ललकार कर उनके सामने जाने में मुझे खतरा लाक हो सकता था। अगर मैं बेखबरी में उन पर फायर खोलता तो मुश्किल था कि उनसे कोई बच पाता। वो तमाम उस वक्त ठाकर रंजीत सिंह के तड़पने के पुरलुत्फ मंजर में खोए हुए थे। मैंने शीतल को इशारे से जमीन पर लेट जाने को कहा और दूसरे लम्हे क्लैशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करके मैंने घोड़ों पर बैठे डाकुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने ट्रिगर को प्रेस करके गन इस तेजी से घुमाई कि पांचों घोड़सवार मरी हुई छिपकलियों की मानंद जमीन पर आ गिरे। उनके घोड़े बदक कर दौड़ पड़े। बलवंत सिंह इस नागहानी आफत से शशदर खड़ा रह गया। क्लैशनकोफ की मैगजीन खाली होते ही मैंने इसे नीचे फेंका कि नई मैगजीन लगाने का टाइम नहीं था और जेब में हाथ डालकर जल्दी से ब्रीटा पिस्तौल निकाल लिया। बलवंत ने भी इब्तदाई झटके से संभल कर राइफल सीधी करनी चाहिए, मगर उस वक्त तक मेरे हाथ में मौजूद ब्रीटा फायर कर चुका था और जिसके नतीजे में बलवंत को अपनी राइफल से मरहूम होना पड़ा। बलवंत, अपने हाथ उठा लो, मैं करख्त लहजे में बोला। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा बलवंत से टक्कर लेना। मैं तुमसे टक्कर तो नहीं ले रहा, मैं तंजीह अंदाज में बोला। तुझे जहन्नुम वासिल कर रहा हूँ, पछताओगे। वो पांव पटक कर बोला, मैं कह रहा हूँ पछताओगे। मगर मैं उसकी बकवास को नजरअंदाज करके कदम ब कदम चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उसके कदमों में पड़ा ठाकर अपना जख्मी बदन समेटकर एक साइड पर हो गया था। उसने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी, बस हैरानी से मुझे तके जा रहा था। बलवंत, तू वाकई हिजड़ा है। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं सर्द लहजे में बोला, अगर तुझमें जरा भी गैरत होती तो अपने वालिद की उम्र के कमजोर और बेबस आदमी पर हाथ ना उठाता। पिस्तौल हाथ में लेकर तू अपने आप को बड़ा सूरमा समझ रहा है। बलवंत नफरत से जमीन पर थूकता हुआ बोला, इस खिलौने को साइड पर करो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। खाली हाथ तो तू बहरहाल नहीं था, मैं इत्मीनान से बोला। ये तो मेरा कमाल था कि तेरे डाकुओं को जहन्नुम वासिल करके तुझे भी नहत्ता कर दिया, लेकिन तेरी खाली हाथ को लड़ने की ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर मैंने पिस्तौल दूर उछाल दिया। पिस्तौल का मेरे हाथ से निकलना और बलवंत का दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ना इकट्ठे वकूअ पजीर हुआ। उसका अंदाज बिल्कुल पहलवानों की मानिंद था। वो इस तरह मेरी जानिब बढ़ा जैसे मुझे किसी भी तरफ निकलने नहीं देगा और इसी जगह घेर कर पकड़ लेगा, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही वो मेरे नजदीक हुआ, मैं अपने दाएं पांव पर घूमा और बाएं पांव की एड़ी पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारी। वो बेसाख्ता कूल्हों के बल जमीन पर जा गिरा। उसके होंठ फट गए और सामने वाले 2-3 दांत जमीन पर आ पड़े। वो खून थूकता हुआ एक मर्तबा फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का अलाव सुलग रहा था। बलवंत, तुम रुक क्यों गए? उसे आगे बढ़ता ना देखकर मैं तंजिया लहजे में बोला, बस इतनी ही जुर्रत थी तेरी तो? वो गुस्से से बकता झुकता दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। इस दफा मैंने इसे बिल्कुल अपने करीब आने दिया और जैसे ही इसका जिस्म मेरे बदन से मुतसादम होने लगा, मैं यकदम नीचे बैठा। दूसरे लम्हे वो मेरे हाथों पर उठता चला गया। सीधा खड़े होते ही मैंने उसे एक तरफ उछाल दिया। मेरा कद 6 फुट 2 इंच के करीब था और फिर 2 फुट बाजुओं की लंबाई थी। 8 फुट की बुलंदी से वो जब पहलू के बल गिरा तो बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। उसकी दाईं टांग शायद बुरी तरह मजरूह हुई थी, क्योंकि वो मुसलसल करा रहा था और अपनी जगह से हिलने की कोशिश उसने नहीं की थी। उठो बलवंत, मैं उसकी मजरूह टांग पर ठोकर लगाते हुए गुर्राया। मैं खाली हाथ हूँ। मेरी ठोकर पर उसके मुंह से दर्द भरी कराह खारिज हुई और वो चिल्लाया, मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने नीचे झुककर उसे गिरेबान से पकड़ा और खींचकर खड़ा करते हुए बोला, कमीने, अब तुझे भगवान याद आया है? थोड़ी देर पहले तुझे उसकी याद ना आई? ये कहते ही मैंने उसे ठाकर रंजीत सिंह की सिमत फेंक दिया। हाय राम! वो नीचे गिरते ही चिल्लाया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया था और अपनी मजरूह टांग को पकड़े वो मुसलसल कांप रहा था। ठाकर, मुझे अपने वाहे गुरु के लिए माफ कर दे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने अपनी टांग छोड़कर रंजीत सिंह के पांव पकड़ लिए। मैं दोबारा रामपुरा का रुख नहीं करूंगा। भगवान की सौगत खाकर कहता हूँ, दोबारा गलत हरकत नहीं करूंगा। बेटा, इसे छोड़ दे। उसकी फरियाद से रंजीत सिंह नरम पड़ गया और मुझे बोला, काफी सजा मिल गई इस पापी को। आइंदा अगर शर्म हुई तो पाप का रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं करेगा। शर्म इसमें कहाँ है ठाकर जी? मैं पाँव के बल बलवंत के करीब बैठता हुआ बोला। मौका मिलते ही
दोबारा ये इसी तरह करेगा, इसलिए इसका ना होना होने से बेहतर है। ये कहते ही मैंने एक हाथ बलवंत के सर पर रखा और दूसरा हाथ उसकी थोड़ी पर रखते हुए मखसूस झटका दिया और कटाक की आवाज से उसकी गर्दन एक तरफ को मुड़ गई और वो बेख्तियार हाथ पांव झटक कर हर किस्म की तकलीफ से बेनियाज हो गया। मैं हाथ झाड़कर उठ खड़ा हुआ और झुककर मैंने ठाकुर को भी उठने में मदद दी। वाहे गुरु तुझे सुखी रखे पुत्र। ठाकुर खड़ा होते ही मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़कर मेरे माथे पर बोसा देता हुआ बोला, तूने एक बेबस और कमजोर बूढ़े की लाज रख ली। ये सारी उसकी कृपा है चाचा। मैं आसमान की तरफ उंगली उठाता हुआ बोला। इसी वक्त शीतल भी झाड़ी से निकलकर वहां पहुंच गई। तुम ठीक तो हो ना? वो फिक्रमंदी से मेरा बाजू पकड़ते हुए बोली। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सर हिलाता हुआ बोला। तुम जरा ठाकुर चाचा को संभालो, मैं घोड़े इकट्ठे कर लूं। और वो ठाकुर रंजीत सिंह के हाथ पांव टटोलने लगी, जबकि मैंने पिस्तौल उठाकर जेब में डाला और दाएं बाएं बिखरे घोड़ों को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं 3 घोड़ों को पकड़ने में कामयाब हो गया। ठाकुर रंजीत सिंह और शीतल लाशों से थोड़ा हटकर खुली जगह पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने घोड़े एक जाड़ी से बांधे और उनकी तरफ बढ़ गया। आओ पुत्र, मुझे देखकर ठाकुर उठने की कोशिश करने लगा। ओ चचा, तकलीफ मत करो। मैं उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठाता हुआ बोला और वो मुझे दुआएं देता हुआ दोबारा बैठ गया। उसकी अकीदतमंदी और शुक्रगुजारी को देखकर अचानक एक ख्याल तेजी से मेरे जहन में दर आया। शीतल से जान छुड़ाने का ये अच्छा मौका था। इस तरह ठाकुर की मेहमान नवाजी से जान छूटती और मैं अपना सफर भी इसी वक्त शुरू कर सकता था। शीतल को ठाकुर बआसानी उसके बाप तक पहुंचा देता। चचा, ठाकुर जी तो बड़ा चाह रहा था कि आपकी मेजबानी से लुत्फानंदोज हूँ, आपकी कहानी सुनूं, लेकिन अफसोस कि मैं जरा जल्दी में हूँ। बस आप इतनी मेहरबानी करें कि मेरा एक छोटा सा काम कर दें। हाँ हाँ बोलो पुत्र, वो जल्दी से बोला। 1 नहीं 10 काम बोलो। चचा ये, मैंने शीतल की तरफ इशारा करके कहा, दिल्ली के सेठ हरिचरण दास की बेटी है। आपके जिम्मे बस इतना काम है कि आप इसे इसके बाप तक खैरियत से पहुंचा दें। आपकी बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। मुझे यहीं से आपसे जुदा होना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफ़ी सफ़र करना है। आप बस बम्बई के रास्ते की जानिब मेरी रहनुमाई कर दें। जान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठाकुर रंजीत सिंह के बोलने से पहले शीतल ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभका हो रहा था। क्या हुआ? उसके तासुरात देखकर मैं सचमुच हैरान हो गया। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो गुस्से से चिल्लाई। अगर जाना ही था तो मेरी मांग में संदूर क्यों भरा था? मुझे घर से क्यों भगा कर लाए थे? अब जब मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं तो तू मुझे बीच मंझधार छोड़कर भागने की फिक्र में है। उसके मुंह से इल्जामात की बौछार सुनकर मेरी सीटी गुम हो गई और मैं हैरत ज़दा उसकी जानिब देखता रह गया। जारी है।